दोस्तों नमस्कार, मैं मनु पवार हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। अगर आप मुझसे पूछें कि उत्तराखंड में जमीनों की अंधाधुंध लूट क्यों नहीं रुक पा रही है और हमारे पड़ोसी पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश ने अपने यहां जमीन की लूट को काफी हद तक कैसे बचाए रखा। अगर आप पूछें कि हिमाचल प्रदेश में खेती की जमीन कैसे बची रही, वहां खेती कैसे लहलहा रही है, बागवानी इतनी कैसे फली फूली, सेब और दूसरे फलों ने वहां की इकॉनमी को कैसे चमकाया, हिमाचल में गांवों से पलायन क्यों नहीं हुआ, हिमाचल प्रदेश को हम मॉडल स्टेट के रूप में क्यों देखते हैं, तो ऐसे तमाम सवालों पर मेरा जवाब एक ही होगा। इसके पीछे की वजह है हिमाचल प्रदेश में भूमि सुधार और सख्त भूमि कानून की मौजूदगी, जिसे कि वहां की विजनरी पॉलिटिकल लीडरशिप ने दशकों पहले ही लागू कर दिया था। वो कानून हिमाचल प्रदेश के संस्थापक रहे और लगभग 18 साल तक मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार का ब्रेन चाइल्ड था, यानी उनके दिमाग की उपज थी, जिसे बाद में कई बरस तक मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह ने भी प्रोटेक्ट किया था। दोस्तों, मैं हिमाचल प्रदेश में रहा हूं, मैंने वहां कुछ साल पत्रकारिता की है। वहां के समाज, वहां के जीवन, वहां की संस्कृति, वहां की राजनीति, वहां की तरक्की को नजदीक से समझने जानने का मुझे मौका मिला। हिमाचल के अपने अनुभव, अपने स्टडी और अपनी समझ के आधार पर इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर हिमाचल प्रदेश से वो कौन सी सीख है जो उत्तराखंड को लेनी चाहिए, और ये भी बताऊंगा कि उत्तराखंड की लीडरशिप से चूक कहां हो रही है। तो आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो कृपया आखिर तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में जो मूल निवासी हैं उनको सरकारी भाषा में कहते हैं बोनाफाइड हिमाचली, यानी वो हिमाचली जिनके पास पैतृक जमीन है, जबकि जो गैर हिमाचली मतलब बाहर के लोग वहां नौकरी, बिजनेस या अन्य वजहों से कई बरसों से रहे हैं और जिनके पास हिमाचल में पैतृक जमीन नहीं है, उनको कहते हैं रेजिडेंट्स, यानी वहां के निवासी। तो हिमाचल प्रदेश के जिस भूमि कानून की बात मैं कर रहा हूं वो बोनाफाइड हिमाचलियों यानी हिमाचल प्रदेश के मूल निवासियों, और वो भी उन मूल निवासियों जो कि वहां के खेती करने वाले लोग हैं, उनके हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए 70 के दशक में ही बना दिया गया था। इस कानून में कई बार बाहरी दबाव में छेड़छाड़ की कोशिशें भी हुई हैं, लेकिन ये हिमाचल में एक बड़ा सेंसिटिव मुद्दा रहा है, इसलिए उस पर बवाल भी होता रहा और किसी भी सरकार की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कोई बड़ा फेरबदल कर सके। 2018 में बीजेपी सरकार के समय ऐसी चर्चाएं उठी थीं तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को बाकायदा विधानसभा में आश्वस्त करना पड़ा कि सेक्शन 118 को कोई नहीं हटा सकता। इस कानून में आखिर ऐसा क्या है जिसने हिमाचल की गांवों को बचाया है, वहां की समृद्धि की नींव रखी है, लेकिन जो बाहर के कई ताकतवर लोगों या समूहों की आंखों की किरकिरी बना हुआ है। इसके लिए जानना जरूरी है दोस्तों कि 1971 में जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल हुआ था, तो इसके अगले ही साल यानी 1972 में हिमाचल प्रदेश के संस्थापक और पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार लैंड एक्ट को वजूद में ले आए थे, जिस पर वो लंबे समय से काम कर रहे थे। हिमाचल प्रदेश के इस कानून का नाम है हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1972, जिसे हिंदी में कहेंगे हिमाचल प्रदेश काश्तकारी और भूमि सुधार कानून 1972। इसी कानून का एक बहुचर्चित सेक्शन है 118, जिसमें साफ लिखा है कि जो व्यक्ति किसान नहीं है, यानी जिसके पास राज्य में खेती की जमीन नहीं है, चाहे वो हिमाचली हो या नॉन हिमाचली हो, उसे खेती की जमीन किसी भी सूरत में ट्रांसफर नहीं की जा सकती है, न बेची जा सकती है, न गिफ्ट की जा सकती है, न एक्सचेंज की जा सकती है, न लीज पर दी जा सकती है, न गिरवी रखी जा सकती है और न ही अन्य तरीकों से ट्रांसफर की जा सकती है। ये बहुत क्लियर लिखा है। मतलब ये सिर्फ बाहर वालों के लिए नहीं है। आप अगर हिमाचली भी हैं और आपके पास खेती की जमीन नहीं है, तो आप अपने ही राज्य में यानी हिमाचल प्रदेश के गांव में कृषि जमीन
नहीं खरीद सकते, ये बहुत स्पष्ट है। अब आप कह सकते हैं कि भाई ये क्या बात हुई, अपने ही देश में एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य में जमीन क्यों नहीं खरीद सकता? तो ये तो संविधान की अवमानना है। तो गौर से सुनिएगा, हिमाचल प्रदेश के भूमि कानून में बाहरी लोगों के लिए भी एक व्यवस्था की गई है। देश के किसी भी राज्य का नागरिक अगर हिमाचल प्रदेश में अपना घर बनाना चाहता है तो उसे सिर्फ नगरीय क्षेत्र में यानी म्यूनिसिपल एरियाज में ही जमीन मिल सकती है। सेक्शन 118 की उपधारा 2 DD में साफ लिखा गया है कि ऐसे मामलों में 500 वर्ग मीटर ही जमीन खरीदी जा सकती है, उससे ज्यादा नहीं, वो भी सिर्फ शहरी इलाकों में। मतलब कोई गैर हिमाचली व्यक्ति अगर हिमाचल प्रदेश में अपना मकान बनाना चाहता है तो सेक्शन 1 के क्लॉज संख्या DD में साफ जिक्र है कि म्यूनिसिपल एरियाज में मतलब नगर निगम हुआ, नगर पालिका हुई, नगर परिषद है या नगर पंचायत इलाका है, वहीं मकान बनाने के लिए 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा जमीन नहीं खरीद सकता बाहर का व्यक्ति। और कोई गैर हिमाचली दुकान या दूसरे कमर्शियल पर्पस के लिए शहरी क्षेत्र में जमीन खरीदना चाहता है या प्लानिंग कर रहा है तो वो 300 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन नहीं खरीद सकता। ये बहुत क्लियर है। और ये जमीन भी गैर हिमाचली व्यक्ति तभी खरीद सकता है जब उसके पास शहरी इलाके में कोई खाली जमीन या अपना मकान ना हो। शर्त यह भी है कि जिस काम के लिए जमीन खरीदी जा रही है वही मकान, वही दुकान या वही कमर्शियल प्रोजेक्ट बनना चाहिए जिसके लिए अप्लाई किया गया था, वरना मंजूरी रद्द कर दी जाएगी। यदि बाहर के लोग हिमाचल प्रदेश में शहरी क्षेत्र में घर बनाने के लिए इरादे से जमीन खरीदना चाहते हैं तो उसमें कागजी फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा हैं। इसके लिए राज्य सरकार की अनुमति की जरूरत पड़ती है। हिमाचल के इस भूमि कानून के सेक्शन 118 की उपधारा 2H में लिखा है कि ऐसे लोगों को राज्य सरकार के सामने जमीन खरीदने के अपने मकसद को लेकर जरूरी वजहें बतानी होंगी, वो भी सारे दस्तावेजों के साथ। बाहर के लोगों के लिए हिमाचल प्रदेश में अपने घर का सपना पूरा करने के लिए एक और कानूनी विंडो खुली हुई है, वो है कि बाहर के लोग हिमाचल प्रदेश के शहरी इलाकों में यानी म्यूनिसिपल एरियाज में फ्लैट खरीद सकते हैं, उस पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। हिमाचल प्रदेश के संस्थापक और पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने यह कानून हिमाचल प्रदेश में छोटे किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए बनवाया था ताकि बाहर के ताकतवर लोग, पैसे वाले लोग, पहुंच वाले लोग रसूख के दम पर स्थानीय लोगों की जमीन न हड़प लें। इस कानून का असली मकसद उन गैर कृषकों को राज्य में कृषि भूमि खरीदने से दूर रखना था जो कि खुद खेती नहीं करते हैं लेकिन कृषि भूमि पर ललचाई नजरें उनकी गढ़ी हुई हैं। हालांकि 2012 में हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की प्रेम कुमार धूमल सरकार ने सेक्शन 118 में उपधारा 38A(2) के तहत एक संशोधन किया कि कोई भी गैर कृषक व्यक्ति जो 1972 से पहले से हिमाचल प्रदेश में रह रहा है या जो 30 साल से ज्यादा समय से हिमाचल में नौकरी कर रहा है वो खेती और बागवानी के लिए अधिकतम 4 एकड़ जमीन ही ले सकता है, लेकिन इसमें भी बाहरी लोगों के लिए गुंजाइश नहीं है। जमीन खरीद के मामलों में एक अहम शर्त यह जोड़ी गई है कि जिस हिमाचली किसान से जमीन खरीदी जा रही है वो भूमि विहीन या मकान विहीन ना हो जाए, ये बहुत साफ है। वैसे कई लोगों को यह जानकर ताजुब हो सकता है कि जमीन की खरीद के मामले में हिमाचल प्रदेश के भीतर भी एक हिमाचल प्रदेश बसता है। जी हां, हिमाचल का जो ट्राइबल एरिया है ना, किन्नौर और लाहौल स्पीति, वहां तो कोई नॉन ट्राइबल हिमाचली भी जमीन नहीं खरीद सकता। यह बहुत क्लियर है। अगर जमीन खरीदने की इच्छा रखने वाला हिमाचली है और ट्राइबल नहीं है तो किन्नौर और लाहौल स्पीति में जमीन को लेकर उसे भी हक नहीं है। वहां भी हिमाचल का जो बंदा है वो बाहरी कहलाएगा। हिमाचल प्रदेश ट्रांसफर ऑफ लैंड रेगुलेशन एक्ट 1968 की धारा 3 में साफ लिखा है कि कोई भी जनजातीय व्यक्ति अपनी जमीन उस शख्स को नहीं बेच सकता जो कि जनजातीय नहीं है, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है।
ये कानून पहाड़ के मूल निवासियों और वो भी पहाड़ी किसानों के हितों के लिए किसी रक्षा कवच से कम नहीं है। लेकिन ये कानून यूं ही नहीं बने हैं, इनमें यह ख्याल रखा गया है कि विविध संस्कृतियों वाले राष्ट्र में हर समाज की अपनी एक अलग बुनावट होती है, उन्हें बचाए रखना बहुत जरूरी है उसी फॉर्म में। वैसे भी भारत नाम का राष्ट्र विभिन्न उपराष्ट्रीयताओं से मिलकर ही बना है। इन उपराष्ट्रीयताओं में वे हिमालयी समाज भी हैं जिनकी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक हितों की सुरक्षा के लिए इसी देश के संविधान से जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर तक अलग अलग तरह के प्रोटेक्शन मिले हुए हैं। पहाड़ों में चूंकि खेती की जमीन पहले से ही काफी कम है, इसीलिए यहां लागू भूमि कानून राज्यों को ताकत देते हैं कि वो राज्य के आर्थिक, सामाजिक रूप से कमजोर पहाड़ी समाज की जमीन और अवसरों को बाहर के ताकतवर लोगों के हाथों में जाने से बचा सकें। और यह संविधान सम्मत व्यवस्था है। सोचिए, अगर हिमाचल प्रदेश में यह कानून न होता तो अब तक तो रसूख वाले लोग, रिच लोग, ताकतवर लोग पहाड़ों में जमीन की लूट खसोट करके इसे अपना चारागाह बना डालने में कोई कसर छोड़ते भला? याद रखिए कि अलग तरह की भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और प्रशासनिक वजहों के चलते ही इस देश में इन पहाड़ी राज्यों को एक अलग इकाई की मान्यता दी गई है। हमारा राज्य उत्तराखंड जब बना था तो यूपी की विधानसभा में 24 अगस्त 1994 को जो संकल्प सर्वसम्मत से पारित हुआ था, उस पर अगर आप नजर डालेंगे तो उसमें भी इन बातों का खास तौर से जिक्र किया गया था। जम्मू कश्मीर से जब 2019 में अनुच्छेद 370 हटाया गया, राज्य का 2 हिस्सों में विभाजन किया गया, तो आपको पता है एक और इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हटाया गया था और वो है 35A 35 से। कई लोगों को हैरानी हो सकती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के ट्राइबल इलाके किन्नौर में तो 35A जैसी व्यवस्था कई दशकों तक रही। यहाँ की बेटी अगर किसी गैर किन्नौरी से शादी कर लेती थी तो अपनी पैतृक संपत्ति के अधिकारों से वो वंचित हो जाती थी। किन्नौरी समाज का ये डर था कि अगर उनकी बेटियों ने कहीं और शादी की तो बाहरी व्यक्ति को ये अधिकार मिल जाएगा कि वो किन्नौर में जमीन ले सके। कई मायनों में ये डर वाजिब भी था। असल में विविधता वाले राष्ट्र में हर समाज की अपनी अलग बुनावट होती है, अपनी अलग रस्में, अलग पहचान है, वो अंदाज अलग होता है। लेकिन हमारे उत्तराखंड में क्या हुआ? 2018 में भूमि कानून को उलट पुलट कर दिया गया। यहां बीजेपी की सरकार में मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो जो है वो पहाड़ के संसाधनों और उसके लोगों को बाहरी लूट से बचाने का साहस नहीं दिखा सके। न जाने किसके दबाव में वो सरेंडर कर गए। उत्तराखंड में पहले बाहरी व्यक्ति को शहरी क्षेत्र में 250 वर्ग मीटर तक ही जमीन खरीदने की इजाजत थी, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने उत्तराखंड में पहले से चले आ रहे कानून की धारा 154 में उपधारा 2 जोड़कर पहाड़ों में जमीन की खरीद की अधिकतम सीमा ही खत्म कर डाली, जिसके बाद उत्तराखंड में जमीनों की लूट का खुला खेल शुरू हो गया। लेकिन गनीमत है कि बाहर के ब्यूरोक्रेट्स और दूसरे ताकतवर लोगों की छोटी मोटी बदमाशियों के बावजूद हिमाचल प्रदेश में भूमि कानून का अनुच्छेद 118 अब भी हिमाचलियों के हितों का रक्षक बना हुआ है। सेक्शन 118 के प्रति हिमाचल प्रदेश में पब्लिक सेंटिमेंट बहुत गहरा है। मुझे याद है दोस्तों, जब हम हिमाचल में पत्रकारिता कर रहे थे, शिमला में अमर उजाला अखबार में मैं स्टेट ब्यूरो में रिपोर्टर था। ये 1999 की बात है, जब हमें उत्तराखंड से हिमाचल में लॉन्चिंग के लिए भेजा गया था। हमारी टीम ने उस समय अपने दम पर अखबार को हिमाचल का नंबर 1 अखबार बना दिया था, और बहुत कम समय में। तभी कई नॉन हिमाचली नेता और बिजनेसमैन जो कि कई साल से वहां रह रहे थे, राजनीति और नौकरशाही में भी जो पैठ रखते थे, उन्होंने तब सेक्शन 118 में संशोधनों के लिए माहौल बनाने की कई बार हमसे भी गुजारिश की थी, ये कहते हुए कि आप भी बाहर से आए हुए हैं, हम भी बाहर से हैं, तो कृपया सेक्शन 118 के खिलाफ प्रेशर बनाने में हमारी मदद करें। उन्होंने ऐसी कोशिश शायद इसलिए भी की होगी कि क्योंकि तब वहाँ की जो राजनीति थी, वहाँ की जो सरकार थी, वहाँ की जो पत्रकारिता थी, वहाँ हमारा सिक्का चलता था। लेकिन हम उत्तराखंड से गए हुए थे और एक बात को लेकर बहुत क्लियर थे कि हम हिमाचल और मूल निवासी हिमाचलियों के हितों के खिलाफ नहीं जाएंगे। हमारे भीतर भी एक पहाड़ बसा है, तो ये बात हमने उन लोगों के सामने भी बहुत साफ कर दी थी।
बल्कि हमने तो तब नए नवेले राज्य उत्तराखंड में भी ऐसे ही सख्त भूमि कानून की पैरवी करते हुए अखबार में कई लेख भी लिखे थे। हिमाचल से यही बात उत्तराखंड को भी सीखने की जरूरत है। यहाँ के राजनीतिक लोगों को, यहाँ के मूल निवासियों को, यहाँ के आंदोलनकारियों को, यहाँ के चिंतकों को यह बात समझने की बहुत जरूरत है कि इस राज्य का भला तभी हो सकता है जब इसकी जमीनों, इसके संसाधनों, इसके अवसरों को बाहरी लूट से बचाया जाए। हिमाचल के गांव आज इसीलिए आबाद हैं क्योंकि वहां खेती की जमीन सही सलामत है और सरकार ने वहां खेती या बागवानी के लिए लोगों को प्रेरित किया है, मोटिवेट किया है और लगातार किया है। और ऐसा 60 और 70 के दशक से लगातार हो रहा है, मतलब 50-60 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है। पहाड़ों की जमीन बचेगी तो हमारे गांव भी बचेंगे, लोग बचेंगे, हमारा जो कल्चर है वो बचेगा, हमारी पहाड़ी पहचान भी बची रहेगी। वरना इन हालातों में तो उत्तराखंड दूसरों का एक उपनिवेश बनकर रह जाएगा। हमारी लीडरशिप ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। पता नहीं उन्हें इस बात का पछतावा है भी या नहीं, लेकिन पहाड़ के हितों का सौदा करने वाली ऐसी लीडरशिप को पहाड़ की आने वाली पीढ़ियां दोस्तों कतई माफ नहीं करेंगी, ये बहुत क्लियर है। इस पर आपकी क्या राय है मुझे जरूर लिखिएगा। जो आप कहना चाहें, जो सुझाव आप देना चाहें, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करा दें। और आप अगर मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो जाते जाते मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा। आपको विश्वास दिला रहा हूं, मैं जो कंटेंट तैयार कर रहा हूं वो आपके काम आएगा, उसे देखकर आप निराश नहीं होंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।